हेलो फ्रेंड्स। आज मैं आपको इस वीडियो लेक्चर में हार्ट के इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी और कार्डियक साइकिल कैसे उससे रिलेटेड होता है, मैं उसके बारे में डिस्कस कर रहा हूँ। काफी बच्चों को इसमें थोड़ा सा कंफ्यूजन सा रहता है कि कार्डियक साइकिल में कब एट्रिया में ब्लड आता है, कब वेंट्रिकल्स में ब्लड आता है, कैसे उसका सिंक्रोनाइज एक्टिविटी है। मैं आप इस वीडियो में इन सभी चीजों के बारे में डिस्कस कर रहा हूँ, है ना। पहली बात तो हम करें, हार्ट एक हमारे बॉडी का यूनिक ऑर्गन है, ये सब पता है आपको। क्योंकि इसके अंदर का जो एक कार्डियक मसल होता है, जो इसके मिडिल लेयर में होता है, हार्ट के वॉल में कार्डियक मसल एक यूनिक तरह के सेल्स होते हैं। इसको ऑटोरिथमिक सेल्स कहा जाता है एक्चुअली। ये अपने एक्शन पोटेंशियल्स को खुद जनरेट करता है, जिससे इसको ब्रेन की ऐसी कोई जरूरत नहीं होती। आप जानते हैं हमारा हार्ट माइजेनिक हार्ट होता है, और मैजेनिक के बारे में एनसीईआरटी में भी लिखा गया है कि आवर हार्ट मसल्स हैज इंट्रिंसिक एबिलिटी टू जनरेट द इलेक्ट्रिकल इंपल्स टू सिंक्रोनाइज द हार्ट बीट। दैट्स फाइन। तो एक चीज तो बता दूं मैं आपको, ऐसा भी नहीं है कि हार्ट के जितने भी, जैसे अगर मैं आप ऐसे सिंपली देखिए, आप जानते हैं हार्ट में, अगर हार्ट के लेयर्स की बात करें, हार्ट वॉल के लेयर्स की बात करें, तो इसमें आप जानते हैं इपिकार्डियम होता है सबसे बाहर की तरफ। आउटर मोस्ट लेयर को इपिकार्डियम कहते हैं। मिडिल लेयर को मायोकार्डियम कहा जाता है, और हार्ट वॉल के इनर लेयर को एंडोकार्डियम कहता है। ये आप जानते हैं, है ना। अगर आप देखें इसमें, तो ये आपका पूरा स्ट्रक्चर है हार्ट के वॉल का। इपिकार्डियम, मायोकार्डियम और एंडोकार्डियम कहते हैं। एंडोकार्डियम इनर लेयर होता है, जो स्क्वामस एपिथेलिया का बना होता है, पता है आपको। मायोकार्डियम जो होता है, देखो मायोकार्डियम में कार्डियक मसल सेल्स होता है। और ये भी नहीं है कि ये सारे कार्डियक मसल सेल्स सबके सब ऑटोरिथमिक हैं या सबके सब कॉन्ट्रेक्टाइल हैं, क्योंकि हार्ट में कॉन्ट्रैक्शन जो होगा वो मायोकार्डियम की वजह से ही होता है। कार्डियक मसल्स मायोकार्डियम में होता है, पता है आपको। तो याद रखिए, कार्डियक मसल सेल्स दो तरह के होते हैं। एक इसमें लिखते हैं ऑटोरिथमिक सेल्स, और जो इसमें दूसरा होता है, देखो इसे कहते हैं कॉन्ट्रैक्टाइल सेल्स। अक्सर आपकी बुक्स में ऐसा लिख दिया जाता है कि all the cardiac muscle cells are autorhythmic, all the cardiac muscle cells are contractile cells. That is a wrong information, I'm telling you. कार्डियक मसल सेल्स दो तरह के हैं। ऑटोरिथमिक सेल्स जो नॉन कॉन्ट्रैक्टाइल होता है, ये ज्यादा नंबर में नहीं होता। ये कुछ स्पेशलाइज्ड मसल्स के सेल्स हैं जो इलेक्ट्रिकल इंपल्स जनरेट करते हैं, लेकिन इसमें कॉन्ट्रैक्शन नहीं होता। तो ये तो क्या हो गया बताओ, ये हो गया नॉन कॉन्ट्रैक्टाइल सेल्स। मोस्ट ऑफ द सेल्स जो नॉन ऑटोरिथमिक होते हैं, लेकिन उसमें कॉन्ट्रैक्शन आता है। तो दोनों अलग अलग चीजें होती हैं एक्चुअली। जहां से इंपल्स आएगा वो ऑटोरिथमिक सेल्स है, जो क्या होता है बताओ, जो नॉन कॉन्ट्रैक्टाइल होता है। बट हार्ट मसल सेल्स के मोस्ट ऑफ द जो सेल्स हैं कार्डियक मसल्स में, वो कॉन्ट्रैक्टाइल होता है, लेकिन वो नॉन ऑटोरिथमिक होता है। क्लियर, ये बात समझ में आ गई आपको। इसके बाद देखिए, अब ये जो कॉन्ट्रैक्टाइल सेल्स आप देख रहे हो, तो पूरे हार्ट के कार्डियक पार्ट में है। ये जो ऑटोरिथमिक सेल्स देख रहे हो आप, ये हार्ट के कुछ स्पेशलाइज्ड पार्ट में होता है। नॉट ऑल द कार्डियक मसल सेल्स आर ऑटोरिथमिक। ये हार्ट के कुछ स्पेशलाइज्ड पार्ट्स में होते हैं, हार्ट की कुछ डेफिनेट पोजीशन पे होते हैं। देखो जैसे ये हार्ट का अगर पूरा स्ट्रक्चर देखें आप, तो यहां लिखा हुआ है, देखो ऐसे नोड, जिसको हम पेस मेकर भी कहते हैं, जो राइट एट्रिया के राइट वॉल की तरफ होता है ना। और ये एवी नोड है, जो आप जानते हैं ये एट्रियो वेंट्रिकुलर सेप्टम में, ये लेफ्ट, देखो ये राइट एट्रिया है, ये आपका राइट एट्रिया है, इसको लेफ्ट एट्रिया कहते हैं। ये राइट वेंट्रिकल है और ये लेफ्ट वेंट्रिकल होता है।
तो जहां पे इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम है, और जैसे जहां पे आपका जहां पर एट्रिया और वेंट्रिकल सेपरेट होता है, एट्रियो वेंट्रिकुलर सेप्टम, और ये मतलब राइट एट्रिया के लेफ्ट साइड की तरफ होता है ना? तो ये हमारा एवी नोड है, एट्रियो वेंट्रिकुलर नोड कहते हैं, देखो, है ना? और इसके बाद देखिए, ऐसे नोड और एवी नोड को जो ब्रांच जोड़ता है, जो एक फाइबर जोड़ता है, उसे इंटरनोडल ब्रांच कहते हैं। ये 3 होते हैं एक्चुअली, है ना? और एवी नोड से एक थिक मसल फाइबर का बंडल ओरिजिनेट होता है, देखो, उसको एवी बंडल कहते हैं। एवी बंडल जो आपका आप कह सकते हैं जो वेंट्रिकुलर सेप्टम होता है, जो वेंट्रिकुलर सेप्टम है, देखो ये बीच में, ये हमारा वेंट्रिकुलर सेप्टम है। वेंट्रिकुलर सेप्टम के, या जो हमारा आप कह सकते हैं जो दोनों वेंट्रिकल के बीच का जो सेपरेशन है, उसी सेपरेशन के वॉल में ये बंडल ब्रांच होता है, राइट बंडल ब्रांच और लेफ्ट बंडल ब्रांच कहते हैं, जो एवी बंडल से आता है। और ये जो बंडल ब्रांच है, इसके जो ब्रांचेज हैं, बंडल ब्रांच के जो ब्रांचेज होते हैं, देखिए, जब ये देखिए ऐसे, जब ये वेंट्रिकल्स के वॉल में आता है, देखो ये वेंट्रिकल्स का वॉल होता है, तो ये वेंट्रिकल्स के वॉल में बहुत ज्यादा ये ब्रांच कर जाता है, और इसी बंडल ब्रांच के न्यूमरस ब्रांचेस को पर्किंजे फाइबर्स कहते हैं, जिसका मोस्ट ऑफ द प्रेजेंस वेंट्रिकल्स के वॉल में होता है। ऑल्दो ये वेंट्रिकल्स के सेप्टम में भी मिलता है, बट आपके बेसिक इंफॉर्मेशन में ऐसा बताया जाता है कि पर्किंजे फाइबर्स आर प्रेजेंट इन द वॉल ऑफ वेंट्रिकल, और ये बंडल ब्रांच के ब्रांच को कहा जाता है। बंडल ब्रांच के फाइन ब्रांचेस जो वेंट्रिकल्स के वॉल में आते हैं, उसे पर्किंजे फाइबर्स कहते हैं। और जो आपके बुक में इंफॉर्मेशन बताया जाता है कि एवी बंडल, बंडल ब्रांच और पर्किंजे फाइबर्स, इन तीनों को मिलाकर बंडल ऑफ फिश कहा जाता है। तीनों को मिलाकर क्या बोलते हैं बताओ? बंडल ऑफ फिश कहते हैं। और ये सब आपके हार्ट के स्पेशलाइज्ड क्या है बताओ? ऑटो रिदमिक सेल्स। तो हार्ट का जो माइजेनिक बिहेवियर होता है, हार्ट के माइजेनिक बिहेवियर सारे कार्डियक मसल सेल्स की वजह से नहीं होता। बिकॉज ऑफ दैट ऑटोरिथमिक सेल्स हमारे हार्ट में क्या होता है बताओ? हमारे हार्ट का मायोजेनिक नेचर होता है, जो सारे वर्टिब्रेट्स में एक्चुअली होता है, देखो एक्चुअली, है ना? तो our heart is our heart is autorhythmic because they have intrinsic ability to generate the electrical impulse, and that is called myogenic heart. And because of that we talk about this autorhythmic cells only. तो ये सब जो आपने देखा कि ऐसे नोड, एवी नोड, इंटरनोडल ब्रांच, एवी बंडल, बंडल ब्रांच, पर्किंजे फाइबर्स, ये सब आपके ऑटोरिथमिक सेल्स के पार्ट होते हैं। मतलब ये हार्ट का वो स्पेशलाइज्ड मसल सेल्स होते हैं, ग्रुप ऑफ मसल सेल्स होते हैं, जो सेल्फ एक्साइटरी होता है। और ये भी यूनिक चीज है, देखो, इफ यू कंपेयर योर स्केलेटल मसल्स, योर नर्व सेल्स, वहां भी एक्साइटेशन होता है। लेकिन वहां पर अगर आप देखेंगे तो जैसे आपने देखा होगा नर्व इंपल्स कंडक्शंस में, वहां पर एक रेस्टिंग पोटेंशियल भी होता है। ऐसा माना जाता है कि हार्ट के मसल फाइबर्स में ऐसे कोई रेस्टिंग कंडीशंस अपीयर नहीं होता, है ना? वो एक कंटिन्यूअस डिपोलराइजेशन और रिपोलराइजेशन के फेज वहां चलता रहता है ना? और आप जानते हैं कि हार्ट कॉन्टिन्यूअस बीट करता है, कोई इसके बीच में कोई गैप सा नहीं होता। हार्ट कॉन्टिन्यूअस या तो सिस्टोलिक फेज में है, डायस्टोलिक फेज में रहता है ना? तो ये पूरा रेगुलेशन क्या है, देखो कैसे इलेक्ट्रिकल इंपल्स का कंडक्शन होता है, वो भी बता रहा हूं आपको यहाँ पर। एक चीज याद रखिएगा कि हार्ट के पूरे स्ट्रक्चर में 3 ड्राइविंग, आप कह सकते हैं 3 ड्राइविंग इंजन हैं एक्चुअली। देखिए, अब ऐसे समझिए आप इसको कि आपका मेन इंजन जो है, ये मान लो हमने लिखा ये हमारा ऐसे नोड है, जिसको हम हार्ट का पेसमेकर कहते हैं। ऐसे नोड को कनेक्ट कर दिया हमने किससे बताओ? एवी नोड से। ये दूसरा इंजन है, और एवी नोड का कनेक्शन आपके बंडल ऑफ फिश के साथ है, जिसमें पर्किंजे फाइबर्स भी आता है। और इसके साथ लगा हुआ देखो रिमेनिंग पार्ट ऑफ हार्ट कहते हैं, रिमेनिंग पार्ट ऑफ हार्ट कहता है। अब इसका मतलब क्या है? देखिए,
आपको पता है कि ऐसे नोट और एवी नोट ये दोनों हमारे एट्रिया में होता है। और आप जानते हैं बंडल ऑफ फिश का पूरा पार्ट, ये यहां से पूरा पार्ट देखिए तो ये हमारे वेंट्रिकल्स में होता है ना। और ये भी आप जानते हो कि ऐसे नोट हमारा जो है ये पेस मेकर है। आप सिंपल ऐसे समझ लीजिए आप कि एक रेलवे, हम रेल की बात करें अगर, और उस रेल में अगर मान लो एक रेलवे का पूरा सिस्टम है जिसमें 3 इंजन लगे हुए हैं, देखो ऐसे नोट, एवी नोट, बंडल ऑफ फिश, और सबका मान लो अलग अलग स्पीड, जो मैक्सिमम स्पीड को जनरेट कर सकता है। मान लो ऐसे नोट का जो टॉप स्पीड है ये 70 किलोमीटर पर आवर है। मान लो, ये जस्ट मैं आपको समझाने के लिए बता रहा हूं कि मान लीजिए ये जो टॉप इंजन है जो सबसे आगे की तरफ है, ये 70 किलोमीटर पर आवर के हिसाब से ये मान लो इसका मैंने स्पीड बताया आपको। एवी नोट मान लो ये 50 किलोमीटर पर आवर से ये चल सकता है, तो बंडल ऑफ फिश का स्पीड 30 किलोमीटर पर आवर है। ठीक है, ये सब ऑटोरिथमिक हैं, मतलब ये सब अपना अपना ये इंपल्स जनरेशन एबिलिटी सबका इंडिपेंडेंट होता है। इसमें सब अपने अपने इंपल्स जनरेट कर सकते हैं, सबकी अपनी अपनी टॉप स्पीड भी है, देखो 70, 50 और 30। क्लियर? अब अगर मान लीजिए आप कि ऐसे नोट ने 70 किलोमीटर पर आवर का स्पीड कैच कर लिया इसने, अगर ये मेन इंजन है आपके हार्ट का, तो ऑब्वियसली बात है पूरा का पूरा हार्ट आपका इसी स्पीड से रन करेगा ना। अगर मान लो किसी वजह से हमारा ऐसे नोट डिले हो जाएगा, मतलब इस ऐसे नोट को यहां से हटा देंगे हम, तो अब जो आपका हार्ट का पूरा जो स्पीड होगा उसकी रन करने का, वो 50 किलोमीटर पर आवर हो जाएगा, क्योंकि एवी नोट का टॉप स्पीड 50 किलोमीटर होता है। और अगर ये भी अगर इससे हट जाए मान लो, तो अब क्या होगा बताओ? बंडल ऑफ फिश का जो अपना टॉप स्पीड 30 किलोमीटर पर आवर है, लेकिन वो बंडल ऑफ फिश केवल वेंट्रिकल्स के पार्ट को रेगुलेट करेगा। देखिए यहां पर ऐसे नहीं, कहने का मतलब ये है, अगर ऐसा मान लो, अगर ऐसे नोट हमारा अपने पार्ट पे ऐसे है और ये एवी नोट हमारा डिरेल्ड हो गया, अगर मान लो एवी नोट जो हमारा है ये डिरेल्ड हो गया बीच से, तो अब क्या होगा देखो, अब बंडल ऑफ फिश के साथ जो पूरी गाड़ी है वो चलेगी हार्ट की। ऐसे नोट आप जानते हैं ये तो अपने टॉप स्पीड पे है, तो ऐसे नोट तो आपके एट्रिया में है। अब देखो ये एक कहते हैं इस कंडीशंस में हार्ट हमारा इरिथमिक हो जाएगा। अभी क्या होगा देखो, ऐसे नोट क्योंकि आपके एट्रिया में होता है, तो एट्रिया का जो टॉप स्पीड है वो तो 70 रहेगा, लेकिन हमारा जब ये एवी नोट बीच से डिलेड हो गया तो वेंट्रिकल्स देखो 30 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से ये रन करेगा नहीं। तो स्पीड जो हार्ट का एक सिंक्रोनाइज्ड एक्शन जो होता है वो आपका डिस्टर्ब हो जाता है। और यही कहता है जो हार्ट ब्लॉक की एक्टिविटी होती है उसमें यही होता है एक्चुअली, कि एट्रिया का अलग एक्टिविटी हो रहा है, वेंट्रिकल्स का अलग एक्टिविटी हो रहा है नहीं। और अगर मान लो कि आपका एवी नोड यहां पर अटैच ही है, लेकिन एवी नोड से इंपल्स आगे कैरी हो ही नहीं रहा, तो क्या होगा बताओ? एट्रिया 70 पे चलता रहेगा और रिमेनिंग आपका जो वेंट्रिकल्स का पार्ट है वो 30 पे चलता रहेगा। तो हार्ट हमारा क्या होता है बताओ? एरिथमिक हो जाता है। लेकिन एक्चुअली होता क्या है नॉर्मल कंडीशंस में? क्या होता है कि ऐसे नोड आपका प्रॉपर वर्क कर रहा है, तो एवी नोड बंडल ऑफ फिश ये साइलेंट मोड में होता है, इसकी जरूरत भी नहीं है एक्चुअली, क्योंकि 70 किलोमीटर पर आवर अगर ये टॉप स्पीड दे रहा है तो इनके स्पीड का कोई मतलब ही नहीं होता फिर। तो पूरा का पूरा हार्ट हमारा सिंक्रोनाइज तरीके से 70 पे रन करेगा। हाँ, ये जरूर है कि अगर ऐसे नोड काम ना करे तो एवी नोड रन करेगा। देखो, तो एवी नोड का जो स्पीड है वो टॉप स्पीड 50 होता है, तो हार्ट उतने एफिशिएंसी से काम नहीं करेगा आपका। और अगर आपका एवी नोड भी काम ना करे, ऐसे नोड भी काम ना करे, और पूरी की पूरी अगर एक्टिविटी बंडल ऑफ फिश पे आ जाए, तो ये भी याद रखिएगा कि बंडल ऑफ फिश के एक्टिविटी की वजह से भी हार्ट में एक्टिविटी होगा, लेकिन वो उतना ज्यादा एफिशिएंट नहीं होगा जिसकी हमें जरूरत है। और कई बार ऐसा भी होता है कि बाय डिफॉल्ट
आपका बंडल ऑफ फिश का स्पीड ही ये पहुंच जाए 140 किलोमीटर पर आवर। ये देखिए अब क्या हो रहा है। ऐसे नोड टाइम बिंग के लिए मान लो खराब हो जाए और आपका बंडल ऑफ फिश ही 140 किलोमीटर पर आवर के स्पीड पे चलना स्टार्ट करे बाय डिफॉल्ट, तो अब ये हमारा प्राइमरी, अब देखो ये अब पूरा का पूरा फोर्स लगाएगा ना और इसी स्पीड से गाड़ी आगे चलेगी। अब यहां पर देखो ये एक हमारा, और इसमें क्या होता है, वेंट्रिकल्स की फिलिंग प्रॉपर नहीं होती, ये एक्टोपिक पेस मेकर का कंडीशन बन जाता है। इसको एक्टोपिक फोकस भी कहते हैं और ये बाय डिफॉल्ट कभी हो सकता है और ये तब तक होता रहेगा जब तक ऐसे नोड वापस अपने ओरिजिनल एक्टिविटी पे ना आ जाए। तो कहने का मतलब ये है, अब मैं आपको हार्ड चीज को रिलेट कर रहा हूं कि हमारा ऐसे नोड रेस्टिंग स्टेज में या ऐसे नोड नॉर्मल स्टेज में 70 to 75 टाइम्स पर मिनट ये अपना एक्शन पोटेंशियल जनरेट कर सकता है। 70 to 75 टाइम्स पर मिनट, समझ में आ रहा है। अगर ऐसे नोड से एवी नोड अलग हो जाए तो एवी नोड भी ये कर सकता है, देखो 40 to 60 टाइम्स पर मिनट इंडिपेंडेंटली कहते हैं। और बंडल ऑफ फिश भी देखो 25 से 40 टाइम्स इंडिपेंडेंटली। अगर ये भी काम ना करे ये भी काम ना करे तो बंडल ऑफ फिश इतना इंपल्स जनरेट कर सकता है। तो ऐसा इसका मतलब ये है कि सडन डेथ तो किसी का नहीं होना। अगर ऐसे नोड काम नहीं भी करेगा तो हमारा हार्ट एरिथमिक हो जाएगा, हार्ट की एफिशिएंसी कम हो जाएगी, हार्ट का पंपिंग कम हो जाएगा, लेकिन हमारा हार्ट काम करेगा। हाँ, लेकिन अगर ऐसा मान लें कि कंडीशन जो एक सीवियर हार्ट ब्लॉक कहते हैं कि ऐसे नोड का अब जो इंपल्स है वो अब आपके बंडल ऑफ फिश की तरफ जा ही नहीं रहा, या फिर एवी नोड बीच में खराब हो गया है अगर, तो क्या होगा बताओ। ऐसे नोड पूरी तरह से इंडिपेंडेंट एक्शन कर रहा है और बंडल ऑफ फिश अपना इंडिपेंडेंट एक्शन कर रहा है। हार्ट बहुत ज्यादा एरिथमिक हो जाता है और लंबे समय तक ऐसा रहा तो इससे डेथ भी हो सकता है। वो हार्ट ब्लॉक का केस बन जाता है। क्लियर? तो मेरे ख्याल से समझ में आ गया होगा आपको कि इंडिपेंडेंटली कहा जाता है और इसीलिए कहते हैं हार्ट का पेस मेकर ऐसे नोड होता है, क्योंकि ये ड्राइविंग फोर्स होता है, ये मेन ड्राइविंग फोर्स है जो पूरे हार्ट को अपने हिसाब से रन कराता है। सो ऐसे नोड इज कॉल्ड पेस मेकर बिकॉज इट हैज मैक्सिमम एबिलिटी टू जनरेट द इलेक्ट्रिकल impulse at the rate of 70 kilometer per, not the 70 kilometer per hour, 70 to 75 times per minute. It is the rate of the action potential generated by our SA node. Clear? AV node देखो 40 to 60 एरिथमिक है, 40 to 60 देखो रेंज काफी ज्यादा है इसका। और बंडल ऑफ फिश देखो 25 to 40 टाइम्स, लेकिन ये हमारे लिए ठीक नहीं है। अगर हमारा हार्ट प्रॉपर अगर वर्क कर रहा है तो हमें प्रॉपर ऐसे नोड की जरूरत है, क्योंकि इसका इंपल्स जनरेशन का रेट सबसे ज्यादा होता है। और आप जानते हैं हमारा हार्ट बीट भी कोइंसाइड करता है इसके साथ, 75 टाइम्स पर मिनट, 72 टाइम्स पर मिनट, ये हमारा हार्ट बीट का रेट भी होता है। सो आवर हार्ट बीट कोइंसाइड विद द इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी ऑफ द ऐसे नोड। दैट्स फाइन, एंड इन दैट सेंस ओनली our SA node is called pacemaker of the heart। समझ में आ गया आपको? अब यहां देखिए, अब क्वेश्चन यहां पर ये है कि जैसे मैंने पहले कहा था कि ये स्पेशलाइज्ड हार्ट के मसल सेल्स हैं जो नॉन कॉन्ट्रेक्टाइल हैं बट ऑटोरिदमिक हैं। जो मोस्ट ऑफ द कॉन्ट्रेक्टाइल सेल्स होते हैं जो नॉन ऑटोरिदमिक होते हैं लेकिन वो कॉन्ट्रेक्टाइल होते हैं। तो कॉन्ट्रैक्शन जो हार्ट में होता है वो इस कॉन्ट्रैक्टाइल सेल्स की वजह से होता है। तो अगर आप पूरा पाथवे देखें कि पाथवे क्या है, तो देखिए ऐसे नोड से जो इंपल्स आएगा, ऐसे नोड से इंपल्स कहां आएगा, पहले एवी नोड पर थ्रू दिस इंटरनोडल ब्रांच। और ऐसे नोड के इंपल्स का देखो जो एक फ्लो है, देखो वो आपके राइट एट्रियम में भी होता है। तो कहने का मतलब है कि ऐसे नोड से जो इंपल्स आता है ये हमारे एट्रिया के वॉल में जाता है, एट्रियल वॉल पे जाता है, और ये हमारे एवी नोड पे आता है ना। देखिए ऐसे और फिर
एवी नोड से ये एवी बंडल पे और एवी बंडल से ये बंडल ब्रांच पे और बंडल ब्रांच से ये जाता है प्रोकेंजियल फाइबर्स पर और उसके बाद क्या होगा, वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रैक्शन कहता है। एट्रियल वॉल में जब वो डिपोलराइज करेगा तो यहां भी एट्रियल कॉन्ट्रैक्शन होगा। अब देखिए, अब जो ऐसे नोड का जो फाइबर होता है, ऐसे नोड के जो स्पेशलाइज्ड मसल सेल्स होते हैं, उसमें कंडक्शन का रेट फास्टर है ना, इन रिस्पेक्ट टू एवी नोड। तो जब वो कंडक्शन एवी नोड तक आएगा तो एवी नोड का एक आप टर्म पढ़ेंगे यहां पर, एवी नोडल डिले कहा जाता है इसको, या इसको एवी डिले भी कहता है। मतलब जो ऐसे नोड से करंट आ रहा है, एवी नोड में जाने के बाद वो उसको 100 मिली सेकेंड तक उसको डिले करेगा। और वो इसलिए भी होता है क्योंकि एट्रिया को पूरा टाइम मिलता है कॉन्ट्रैक्ट करने का, और एट्रिया कॉन्ट्रैक्ट करेगा तो ब्लड को कहां भेजेगा, वेंट्रिकल्स की तरफ। आप ये भी जानते हैं कि एट्रिया और वेंट्रिकल्स कभी एक साथ कॉन्ट्रैक्ट भी नहीं करता, सिस्टोलिक फेज में नहीं आता। तो एट्रिया जब तक पूरी तरह कॉन्ट्रैक्ट ना करे तब तक वो करंट अभी तक वेंट्रिकल्स के वॉल में पहुंचा भी नहीं, क्योंकि एवी डिले हो जाता है बीच में। देखो 100 मिली सेकेंड तक का डिले कर देता है वो करंट जो ऐसे नोड से आ रहा है। तो वेंट्रिकल्स तक जाते जाते उसको टाइम लगेगा ना, और तब तक क्या होगा, एट्रिया का पूरा सिस्टोल हो जाएगा और एट्रिया का ब्लड कहां पहुंच जाएगा, राइट वेंट्रिकल में। देखो इसका ब्लड, अब देखो ये ट्राइकस्पिड वाल्व है, ये बाइकस्पिड वाल्व होता है, पता है आपको, राइट एट्रिया और राइट वेंट्रिकल में 1 2 3 कस्प यहां पर ट्राइकस्पिड कहते हैं, और ये बाइकस्पिड वाल्व होता है। वाल्व खुलेगा और ब्लड नीचे आता रहता है। तो एवी डिले इज ए वेरी नेसेसरी थिंग for the complete contraction of the atria and to pump the blood in the ventricle. तो एवी डिले की वजह से ही एट्रिया का पूरा सिस्टोल होता है, और एट्रिया के सिस्टोल के पूरा होने के बाद वेंट्रिकल का सिस्टोल होता है। समझ में आ गया? ये पाथवे है। देखिए कि ऐसे नोड का करंट एट ए टाइम कहां गया, एट्रियल वॉल में गया, राइट एट्रिया के वॉल में भी, लेफ्ट एट्रिया के वॉल में भी, और फिर बंडल ब्रांच से होता हुआ, इंटरनोडल ब्रांच से होता हुआ कहां पहुंचा, एवी नोड तक, एवी नोड से एवी बंडल तक। और यहां पर क्या हो गया बताओ, यहीं पर क्या होता है, एवी नोडल डिले ऑलमोस्ट 100 मिली सेकेंड का यहां डिले करता है। और इस डिले की वजह से एट्रिया में कॉन्ट्रैक्शन चल रहा है और अभी तक वेंट्रिकल्स में वो करंट पूरा आया नहीं। अब जब एट्रिया का पूरा सिस्टोल हो जाएगा तो करंट कहां पहुंचेगा बताओ, प्रोकेंजियल फाइबर्स में। उसके फाइबर्स क्या करेंगे, डिपोलराइज करेंगे, और वो अब वेंट्रिकल्स में क्या करेगा, कॉन्ट्रैक्शन। तो ये एक सिंक्रोनाइज पार्ट हो रहा है, देखो इस तरीके से, है ना। और ये भी याद रखिएगा कि जब, अब यहां देखिए, अगर आप, अब मैं इसको रिलेट करूं, अगर ये पाथवे याद रखिएगा, पूछा जाता है कि क्या पाथवे होता है करंट के फ्लो करने का जो ऐसे नोड से जनरेट होता है। क्लियर? अब यहां देखिए, अब आप जानते हैं कि हमारा जो कार्डियक साइकिल होता है इसको हम 3 फेज में डिवाइड करते हैं। एक लिखते हैं एट्रियल सिस्टोल, एक होता है वेंट्रिकुलर सिस्टोल, और एक को कहते हैं जॉइंट डायस्टोल। ये सिस्टोल 0.1 सेकेंड का होता है, ये सिस्टोल 0.3 सेकेंड का होता है, और ये जॉइंट डायस्टोल 0.4 सेकेंड का है। तो टोटल टाइम होता है 0.8 सेकेंड का। एट्रियल सिस्टोल मींस एट्रियल कॉन्ट्रैक्शन, वेंट्रिकुलर सिस्टोल मींस वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रैक्शन, एंड जॉइंट डायस्टोल मींस द डायस्टोलिक फेज ऑफ ऑल द चैम्बर्स, दोनों एट्रिया और दोनों वेंट्रिकल जहां एक साथ रिलैक्सिंग फेज में जाएंगे उसे हम जॉइंट डायस्टोल कहते हैं। और पूरा टाइम कितना होता है, 0.8 सेकंड का होता है। ये साइक्लिक एक्टिविटी होता है। देखो अब देखिए, अगर मैं बात करूं
एट्रियल सिस्टोल का। और एट्रियल सिस्टोल में हुआ क्या, ऐसे नोड ने करंट रिलीज किया, ऐसे नोड के जो मसल फाइबर्स होते हैं उसमें एक्शन पोटेंशियल जनरेट होता है सोडियम और कैल्शियम के आने की वजह से। याद रखिएगा ये यूनिक चीज होता है, यूजुअली आप नर्व फाइबर्स में केवल सोडियम की बात करते हैं, ऐसे नोड में जो डीपोलराइजेशन होता है वो सोडियम और कैल्शियम दोनों की वजह से होता है। फास्ट सोडियम चैनल्स होते हैं और स्लो कैल्शियम चैनल्स होता है जो लंबे समय तक उस फाइबर को डिपोलराइज्ड फेज में रखता है। तो सोडियम एंड कैल्शियम इज इंपॉर्टेंट पार्ट टू क्रिएट द एक्शन पोटेंशियल। और वो एक्शन पोटेंशियल देखो, जब उसकी वजह से क्या होगा बताओ, एट्रिया का फाइबर क्या होगा, एट्रिया का जो कॉन्ट्रेक्टाइल सेल्स है उसमें क्या आएगा, कॉन्ट्रैक्शन। और उस कॉन्ट्रैक्शन की वजह से क्या होगा, देखिए अब यहां पर देखो, ऐसे समझो आप इसको, मान लो ये हमारा ये मान लो ये पूरा हमारा वेंट्रिकल्स का ये पार्ट है, मान लीजिए इसे, और वेंट्रिकल में 70 से 80% ब्लड पहले से मान लो प्रेजेंट है, ऐसा मान लिया जाए कि 70 से 80% ब्लड पहले से प्रेजेंट है। और ये मान लो ये हमारा एट्रिया है, मान लो ये एट्रियल चैम्बर है, और एट्रियल चैम्बर ने जब इसमें क्या हुआ, एट्रियल सिस्टोल, इस सिस्टोल की वजह से क्या होता है देखो, लगभग 20 से 30% ब्लड, बुक्स में लिख देते हैं 30% फिलिंग कैप, ये वेरिएबल पार्ट होता है। तो एट्रिया के सिस्टोल की वजह से जो वेंट्रिकल्स था वो पूरा भर गया। तो वेंट्रिकल्स पहले से 70 से 80% भरा हुआ था, और एट्रियल सिस्टोल ने क्या किया, सिस्टोल की वजह से क्या होता है, ये जो आपके एट्रिया का जो ब्लड आता है उसको फोर्सफुली कहां भेज दिया जाता है बताओ, वेंट्रिकल्स में। तो एट्रिया को एक प्राइमर चैम्बर भी कह देते हैं, जो वेंट्रिकल्स के वॉल्यूम को और बढ़ा देता है। पहले ब्लड था 70 से 80% अपने कैपेसिटी के हिसाब से, उसमें 20 से 30% ब्लड और ऐड कर दिया गया एट्रिया के सिस्टोल की वजह से। और वो कब हुआ, जब ऐसे नोड ने इंपल्स को जनरेट किया। क्लियर? एंड दैट्स व्हाई इस फेज को आप जानते हैं, एट्रियल सिस्टोल की वजह से जो ब्लड यहां पे आता है इसको क्या बोलते हैं, इसको एक्टिव वेंट्रिकुलर फिलिंग फेज भी कहता है। इसका मतलब यह है कि 70 से 80% ब्लड तो वेंट्रिकल्स में प्रेजेंट है पहले से, तो एट्रिया के सिस्टोल ने कितना ब्लड ऐड किया, 20 से 30%, और इसको एक्टिव वेंट्रिकुलर फिलिंग फेज कहते हैं, क्योंकि ये एट्रिया के कॉन्ट्रैक्शन के बाद होता है। और याद रखिएगा ये टाइम ज्यादा नहीं है, ओनली फॉर 0.1 सेकेंड। 0.1 सेकेंड में सारा ये ब्लड कहां आ चुका होता है, वेंट्रिकल्स में। अब क्वेश्चन यहां पर ये है कि इस समय आप ये बताओ, अब जब ब्लड नीचे आ रहा है तो ऑब्वियस सी बात है दोनों वाल्व्स आपके खुले हुए हैं, तभी तो ब्लड नीचे आएगा। वो जो बाइकस्पिड और ट्राइकस्पिड वाल्व है ये खुला रहता है, तो ब्लड नीचे आता है। अब जब ब्लड नीचे आ गया, एट्रिया में पूरा ब्लड भर चुका है देखो, तब क्या होगा बताओ, तब होगा वेंट्रिकल का सिस्टोल। वेंट्रिकल सिस्टोल कब होता है बताओ, जब प्रोपिंजियल फाइबर्स तक करंट आ चुका होता है, जो ऐसे नोड से रन हुआ था ना। अब बताओ उसमें क्या होगा, यहां देखिए, तो ये तो आपका पहला केस हुआ देखो, जब एट्रिया का ब्लड कहां आ गया, आपके वेंट्रिकल्स में। अब हम बात करें वेंट्रिकल के सिस्टोल की, तो ये देखिए, अब आपको पता है कि आपके वेंट्रिकल्स में, अब आपके वेंट्रिकल्स में मान लो, वेंट्रिकल्स में अपने वॉल्यूम का नॉर्मल केस में, रेस्टिंग स्टेज में जितना उसका कैपेसिटी है, 100% ब्लड आपके वेंट्रिकल्स में आ चुका है ना। और आपको पता है कि आपके वेंट्रिकल्स से ऐसे दो आयोटा बाहर आते हैं। अगर आप अपने लेफ्ट वेंट्रिकल्स की बात करें तो यहां से सिस्टमिक आयोटा बाहर आता है, और इधर हम कहते हैं ये हमारा पल्मोनरी आर्टरी होता है।
जो आपके राइट वेंट्रिकल से आता है ना। और आपको पता है कि इसमें भी क्या लगा होता है बताओ, वैल्व्स होते हैं, सेमी लूनार वैल्व कहते हैं। अब जब वेंट्रिकल्स में सिस्टोल होगा तो ये वैल्व खुलता है और ब्लड पंप होता है देखो इसमें। तो कहते हैं वेंट्रिकल्स का प्रेशर क्या हुआ, इंक्रीज हुआ। तो ये जब प्रेशर बढ़ेगा, ऑब्वियस सी बात है कि ये दोनों जो आपका बाइकस्पिड और ट्राइकस्पिड वैल्व है, ये क्या होगा, ये दोनों क्या होंगे, बंद हो जाएंगे, ताकि ब्लड का बैकफ्लो ना हो। याद रखिएगा, एट्रिया एक प्राइमर चैम्बर है जिसका काम हमेशा ब्लड को वेंट्रिकल्स में भेजना होता है। वेंट्रिकल्स का ब्लड नॉर्मल केस में आपके एट्रिया में नहीं आएगा, क्योंकि वेंट्रिकल्स का प्रेशर जैसे ही बढ़ता है तो ब्लड तो आयोटा में जाएगा, ऊपर नहीं जा सकता। क्यों नहीं जाएगा, क्योंकि आपके बाइकस्पिड और ट्राइकस्पिड वैल्व क्या होते हैं, बंद हो जाते हैं। और जब वो फ्लैप ऊपर की तरफ बंद होता है ना, तो एक साउंड सा क्रिएट होता है, और उसको आप जानते हैं, दैट साउंड इज कॉल्ड लब। लब डब, ये जो साउंड आपने सुना है, फर्स्ट हार्ट साउंड, सेकंड हार्ट साउंड कहते हैं, है ना। तो लब साउंड हो गया देखो पहले ही, है ना। अब ये साउंड कब आता है बताओ, जब बाइकस्पिड और ट्राइकस्पिड वैल्व बंद होते हैं बिकॉज ऑफ इंक्रीज इन वेंट्रिकुलर प्रेशर टू प्रिवेंट द बैकफ्लो ऑफ ब्लड फ्रॉम वेंट्रिकल्स टू एट्रिया। क्लियर। और ये बताओ, जब वेंट्रिकल्स में कॉन्ट्रैक्शन हुआ तो जैसे एक आप टर्म पढ़ते हैं ना कि एक जो एंड डायस्टोलिक फेज है। अभी मान लो, अभी अगर आपके इसमें अगर मैं एसिड वॉल्यूम की बात करूं तो वेंट्रिकल्स में नियरली, याद रखिएगा, 110 ml ब्लड यहां पे रहता है टोटल। अगर ब्लड की बात करें नॉर्मल केस में 110 ml ब्लड, मतलब दोनों ही चैम्बर में होता है, राइट चैम्बर में भी और लेफ्ट चैम्बर में भी 110 ml कहते हैं यहां पर। तो अब क्या होगा देखो, 70 ml ब्लड इधर चला गया और 70 ml ब्लड इधर चला गया, क्योंकि दोनों ही चैम्बर में 110 ml ब्लड होता है। तो अब जो ब्लड बचेगा, इधर भी 40 बचेगा, इधर भी 40 बचेगा। अगर मैं इसको ऐसे डिवाइड कर दूं दोनों चैम्बर्स को, तो इसे कहते हैं, देखो ये जो वॉल्यूम आप देख रहे हैं इसे कहते हैं एंड सिस्टोलिक वॉल्यूम, और इसी 70 ml को आप स्ट्रोक वॉल्यूम भी कहते हैं। अब क्वेश्चन यहां पर यह है कि आपका वेंट्रिकल्स अगर तेज कॉन्ट्रैक्ट करेगा तो ये वॉल्यूम यहां पर मान लो 90 यहां से निकल गया तो 20 ही तो बचेगा। तो जितना तेज कॉन्ट्रैक्शन होगा आपके वेंट्रिकल्स में, उतना ही आपका एंड सिस्टोलिक वॉल्यूम क्या होगा, वो डिक्रीज कर जाएगा। बट नॉर्मल केस में एंड सिस्टोलिक वॉल्यूम ऑफ ईच वेंट्रिकल इज 40 ml, क्योंकि 70 ml ब्लड तो पंप कर दिया गया। तो एंड दैट इज कॉल्ड स्ट्रोक वॉल्यूम, मतलब हर हार्ट बीट में 70 ml ब्लड पंप होता है, रेस्पेक्टिवली कहते हैं, राइट मतलब सिस्टमिक एओर्टा में भी और पल्मोनरी आर्टरी में भी। और उसके बाद जो ब्लड बचेगा उसे कहते हैं क्या, एंड सिस्टोलिक वॉल्यूम। क्लियर। अब आप ये बताओ कि अब एट्रिया तो आपके सिस्टोलिक टाइम कितना था, केवल 0.1 सेकेंड। तो एट्रिया अब तो डायस्टोलिक फेज में है, तो एट्रिया अब अगले 0.7 सेकेंड क्या करेगा, वो डायस्टोल करेगा। और आपका जो वेंट्रिकल है, वेंट्रिकल डायस्टोल भी कितना होगा, 0.5 सेकेंड का। तो ऐसा आपको इसमें दिखना चाहिए, ऐसा समझना चाहिए आपको कि एट्रिया तो पहले से डायस्टोलिक फेज में है, क्योंकि 0.1 सेकेंड के बाद वो अगले 0.7 सेकेंड तो वो रिलैक्स करेगा ना। तो एट्रिया तो पहले से डायस्टोलिक फेज में होता है। वेंट्रिकल्स अब उसको ज्वाइन करेगा कॉन्ट्रैक्शन के बाद, और इसका मतलब यह है कि दोनों कुछ समय तक साथ साथ क्या करेंगे, डायस्टोलिक फेज में जाएंगे। और इसीलिए देखो, अब हम जो ऐसा लिखते हैं, देखिए ऐसे, तो ज्वाइंट डायस्टोल का टाइम कितना हुआ, 0.4 सेकेंड का। देखिए
ये वो फेज है जिसमें चारों ही चैम्बर रिलैक्सिंग फेज में होते हैं, वो एक्सपेंडिंग मोड में होता है एक्चुअली, और इसी समय बहुत कुछ होता है। देखो एट द टाइम ऑफ जॉइंट डायस्टॉल क्या क्या होगा। तो पहली बात तो आपके दोनों एट्रिया में ब्लड आएंगे। राइट एट्रिया में ब्लड आएगा आपके वेना केवा से, और लेफ्ट एट्रिया में ब्लड आएगा आपके पल्मोनरी वेन से। पता है ना कि राइट एट्रिया रिसीव ब्लड फ्रॉम द मेजर वेन्स, द वेना केवा, सुपेरियर इंफीरियर वेना केवा वगैरह जो होता है। तो राइट एट्रिया रिसीव ब्लड फ्रॉम द वेना केवा, द मेजर वेन्स ऑफ द ब्लड बॉडी, एंड लेफ्ट एट्रिया रिसीव ब्लड फ्रॉम द लंग्स। कहां से? पल्मोनरी वेन से। तो मुझे बताओ कि जब आपके एट्रिया का प्रेशर घटेगा, एट्रिया का प्रेशर घटेगा और आपके वेना केवा का प्रेशर ज्यादा है, पल्मोनरी वेन का प्रेशर ज्यादा है, तो ब्लड अपने आप अब फिल होता है आपके एट्रिया में। तो एट्रियल फिलिंग देखो क्या क्या हुआ ज्वाइंट डायस्टॉल में। पहले क्या हुआ बताओ? एक तो कहते हैं एट्रियल फिलिंग कहते हैं, और एट्रियल फिलिंग जो होता है देखो ये प्रेशर डिफरेंस की वजह से होता है। ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में भी आ चुका है पहले कि एट्रिया में जो ब्लड का फिलिंग होता है, एट्रिया में जो ब्लड आता है, वो उसका कारण क्या है? तो एट्रिया में ब्लड आने का कारण प्रेशर डिफरेंस है। ज्वाइंट डायस्टॉल के टाइम पर आपके वेन्स में, आपके पल्मोनरी वेन्स में, आपके वेना केवा में प्रेशर ज्यादा होता है और एट्रिया का प्रेशर कम हो गया, तो अपने आप एक ब्लड की फिलिंग होती है आपके एट्रिया में। तो पहला तो क्या होगा? तो एट्रियल फिलिंग कहते हैं। सेकंड देखिए, आप ये भी जानते हैं कि अब वेंट्रिकल्स भी, अब वेंट्रिकल का प्रेशर क्या हो रहा है? वो डिक्रीज कर रहा है क्योंकि वो एक्सपेंड कर रहा है, डायस्टोलिक फेज में है। तो अब आपके पल्मोनरी आर्टरी का प्रेशर ज्यादा है, सिस्टमिक आयोटा का प्रेशर ज्यादा है, तो ब्लड का एक रिवर्स फ्लो बनना स्टार्ट हो जाएगा। देखो ब्लड, अब ये भी याद रखिएगा, वेंट्रिकल्स कभी ब्लड वापस नहीं लेता ब्लड वेसल से। वेंट्रिकल्स को पंपिंग चैम्बर कहते हैं, वो हमेशा ब्लड को भेजता है आयोटा के थ्रू, आर्टरी के थ्रू। तो जैसे ही प्रेशर का डिफरेंस आएगा और ब्लड उल्टा आना चाहेगा आपके वेंट्रिकल्स में थ्रू द आयोटा एंड आर्टरी, सेमिनल वाल्व वापस क्या होंगे बताओ? बंद हो जाएंगे। और जैसे ही सेमिनल वाल्व बंद होता है, हार्ट का एक दूसरा साउंड आता है, जिस साउंड को हम डब साउंड कहते हैं, लब डब। फर्स्ट हार्ट साउंड, सेकंड हार्ट साउंड, टू प्रिवेंट द बैकफ्लो ऑफ ब्लड फ्रॉम योर आयोटा आर्टरी बैक टू योर वेंट्रिकुलर चैम्बर। तो देखो सेकंड साउंड आ गया ना, जिसको आप डब साउंड कहते हैं। और डब साउंड क्यों होता है? टू प्रिवेंट द, एक साउंड क्रिएट हुआ जब वो फ्लैप बंद होता है एक्चुअली, सेलुलर वाल्व के फ्लैप जो बंद होते हैं, टू प्रिवेंट द बैकफ्लो ऑफ ब्लड फ्रॉम आर्टरी टू आयोटा टू द रेस्पेक्टिव वेंट्रिकल्स। क्लियर? और फिर अब आप क्या होगा बताओ? अब आपके एट्रिया में ब्लड जमा हो रहा है, काफी ब्लड आ रहा है। तो जब एट्रिया का जो एक ब्लड के आने की वजह से एट्रिया का जो हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर वो बढ़ेगा, क्योंकि ब्लड का एक्यूमुलेशन वहां पे हो रहा है मान लो। तो जैसे ही ब्लड यहां पे एक्यूमुलेट करेगा ज्यादा अमाउंट में, तो ब्लड के प्रेशर की वजह से, ब्लड के हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर की वजह से ये दोनों फ्लैप जो पहले बंद था, है ना, वेंट्रिकल के कॉन्ट्रैक्शन के टाइम पर ये फ्लैप खुलेगा बिकॉज ऑफ द ब्लड हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर, और ब्लड नीचे की तरफ आएगा। देखो, और जो ब्लड अभी स्टार्ट में आ रहा है वो तीसरा पार्ट है देखो इसका, और ये इसका क्या बताओ? इसे कहते हैं, इसका पैसिव फिलिंग कहा जाता है। क्या बोलते हैं इसको? ये इसका देखिए, एक्चुअली ये इसका पैसिव वेंट्रिकुलर फिलिंग कहते हैं इसको। ये थोड़ा मैं जल्दी देता हूं। देखिए, तो जो तीसरा पार्ट है इसका वो हो गया पैसिव वेंट्रिकुलर फिलिंग कहता है, और ये लगभग 70% होता है। और जैसे ही ये 70% फिलिंग कंप्लीट हुआ, एट्रिया का प्रेशर अब बहुत ज्यादा रह नहीं जाता अपने आप ब्लड को नीचे भेजने का। उस समय एट्रिया में एक कॉन्ट्रैक्शन इनिशिएट होगा और वो फिर से स्टार्ट हो जाएगा एट्रियल सिस्टोल, अगले कार्डियक साइकिल का।
एट्रियल सिस्टोल टू एट्रियल सिस्टोल, ये पूरा एक साइकिल हो गया। देखो, तो एट्रियल सिस्टोल की वजह से वापस 30% ब्लड जो एट्रिया में जमा हो गया था उसको फोर्सफुली भेज दिया गया। कहां बताओ? आपके वेंट्रिकल्स में। तो तीन चीजें हो गई ना, ज्वाइंट डायस्टोल में एट्रिया का फिलिंग होता है प्रेशर डिफरेंस की वजह से, सेमिनार वेल्व बंद होता है तो हार्ट का दूसरा साउंड है जिसको डब साउंड कहते हैं, और पैसिव फिलिंग ऑफ वेंट्रिकल कितना होता है बताओ? 70%। एंड दैट इज द पार्ट ऑफ आवर कार्डियक साइकिल। तो सिंपल है कि जब वेंट्रिकल का प्रेशर बढ़ता है तो आपके लब साउंड आते हैं, और जब वेंट्रिकल का प्रेशर घटता है तो डब साउंड होता है। प्रेशर बढ़ने का कारण सिस्टोल होता है और प्रेशर घटने का कारण डायस्टोल होता है। सिस्टोल मींस कॉन्ट्रैक्शन एंड डायस्टोल मींस रिलैक्सेशन। तो इस तरह से आप इसको रिलेट कर सकते हैं। और ये एक सिंक्रोनाइज्ड एक्टिविटी है जो कॉन्टिन्यूअस चलता रहता है। और कई बार अब आपके हार्ट के फाइबर्स में प्रॉब्लम आ गया, जो आपका कंडक्शन पाथवे है उसमें दिक्कत आ गई, तो हमारा हार्ट एरिथमिक हो जाता है, एसिंक्रोनाइज हो जाता है। कई बार वेंट्रिकल्स का फिब्रिलेशन वगैरह भी कहते हैं, जो एरिथमिक हार्ट हमारा हो जाता है, क्योंकि जो सिंक्रोनाइज एक्टिविटी है उसमें कहीं ना कहीं आपके फाइबर्स में प्रॉपर इंपल्स का कंडक्शन नहीं हो पा रहा कंडक्ट। वो हार्ट अटैक वगैरह में भी बहुत सारे कंडीशन ऐसे आ सकते हैं। सीवियर सेवरल कंडीशंस आर एसोसिएटेड जब आपके हमारे हार्ट का चैम्बर्स जो होता है वो रिदमिक तरीके से वर्क नहीं करता। सो दैट इज ऑल अबाउट अ वेरी समराइज्ड पार्ट ऑफ कंडक्शन सिस्टम ऑफ हार्ट एंड द कार्डियक साइकिल। और एक दो चीज आप जानते हैं कि जो हमारा फर्स्ट साउंड है लब और सेकंड साउंड को डब कहते हैं। लब और डब का जो डिफरेंस है साउंड का, ये 0.3 सेकंड का होता है। तो लब डब फिर से लब होगा, तो ये जो फिर से देखो ये जो आता है ये गैप 0.5 सेकंड का होता है, याद रखिएगा इसको, क्योंकि लब से लब तो एक कंप्लीट कार्डियक साइकिल है। तो टाइम गैप बिटवीन द फर्स्ट एंड सेकंड साउंड लब एंड डब is 0.3 second. But if you talk about the time gap between the second and first heart sound, it must be 0.5 second, 0.5 second. So it's all about a cyclic activity. कहीं से स्टार्ट करें आप, एट्रियल सिस्टोल टू एट्रियल सिस्टोल, वेंट्रिकुलर सिस्टोल टू वेंट्रिकुलर सिस्टोल, ज्वाइंट डायस्टोल टू ज्वाइंट डायस्टोल, टाइम गैप कितना आएगा बताओ? वो 0.8 सेकंड का ही होता है। एंड दैट्स ऑल अबाउट योर cardiac cycle and the electrical activity of the heart. Thank you.